गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का 7वीं क्लास से तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय की बेदियाँ। तो ये जो निबंध है बेटा, इसमें जो है लेखक जो है नदियों का वर्णन करते हैं, वो नदियों के बारे में बताते हैं जो हिमालय से निकलकर सागर में तक जो पहुंचती है उनके बारे में बताते हैं। कि जो लेखक कहते हैं कि जो अभी तक इन नदियों को जो है उन्होंने दूर से ही देखा था, कभी भी जो है पास में से नहीं देखा था उन्होंने। तो मैदानी इलाकों में ये नदियां बड़ी गंभीर रूप से जो है लेखक को प्रतीत होती थी कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही उनको शांत स्वभाव की जो है नदियां लगती थी। तो इसमें जो है इस पाठ में हम जो है सिर्फ नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हिमालय और नदियां होती हैं उसके बीच में जो क्या संबंध होता है, किस तरह से जो है नदी और पहाड़ है जो हिमालय हमारा, वो किस तरह से आपस में दोनों अपना भूमिका निभाते हैं। लेखक को ये जो नदी है ये शांत स्वभाव की और अपने में जो है खोई हुई लगती है। किसी सभ्य महिला की तरह से जो है लेखक को जो ये नदियां हैं दिखाई देती हैं। नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा का भाव था। वह इन नदियों की धारणा में वैसे ही डुबकी लगाना चाहते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल में छिपा हो, जैसे अपनी दादी मौसी के गोद में खेलता हो। इसी तरह से जो है लेखक इन नदियों में डुबकी लगाना चाहते थे। मैदानी भागों में जो था नदियां माता स्वरूपनी वन मानव जाति के पालन में थी। तो जो लेखक है वो जो है नदियों को किस तरफ से देखते थे बेटा, जैसे कि कोई माँ हो और बच्चा हो, जो है वो माँ के समान जो है नदियों को मानते थे। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गए थे, अब पहले जो थे लेखक नदियों की यात्रा पे गए थे तब उन्हें लगता था कि जो नदियां हैं वो जो है माँ के समान है, वो उसी तरह से उस नदी में डुबकी लगाना चाहते थे जैसे कि कोई बच्चा है अपनी माँ की गोदी में खेलता हो। लेकिन अब क्या है, जो लेखक एक बार जो है हिमालय की यात्रा पर गए थे, तो हिमालय की यात्रा पे जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हुई, पर उनको जो देखने में कैसी दुबली पतली सी दिखने लगी। गंगा यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतर कर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। जैसे कि देखो अब जो पहाड़ पर जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं देखो आपकी यमुना, ये जो है सतलुज व्यास, ये सारी जो नदियां हैं कहाँ से निकलती है, हिमालय के पिघले हुए दिल से निकलती है। तो जब लेखक देखते हैं कि हाँ भाई हिमालय से जो पतली सी एकदम दुबली पतली सी जो धारा से निकलती है और वो इतना विशाल रूप जो सागर में मिलती है, तो विशाल रूप जो है कैसे ले लेती है। इनके व्यवहार, चंचलता और तथा उल्लास मैदान में क्यों नहीं दिखाई देता। लेखक को लगता है कि जो ये उल्लास है जो है इनकी जो चंचलता है वो मैदानी भाग में क्यों नहीं दिखाई देता। हिमालय की गोद में अटखेलियां करती उनकी इन बेटियों की बात लीला देखकर लेखक को जितना आश्चर्य होता है उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर भी नहीं हुआ। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियां क्यों आपर्तित हैं तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं या कौन सी मंजिल को पाना चाहती हैं। तो जो लेखक जो है वो नदियों को और जो हिमालय उसको किस तरह से देखते हैं बेटा, वो जो है हिमालय जो नदियां हैं ना वो हिमालय के पिता के रूप में देखते हैं कि जो नदियां हैं उनके पिता कौन है, हिमालय। तो बताते हैं कि जब ये हिमालय का जो इतना प्रेम भाव पाकर अपने पापा के गोदी में जैसे खेलती हैं, अपने उनके कंधे पे जैसे खेलती है, तो वो किस आशा में किस भाव के लिए जो है वो वहां पे नहीं रहती है और वहां से निकल जाती हैं। वो जो है कौन सी मंजिल को पाना चाहती हैं और अपनी प्यास कहाँ जाकर बुझा सकेंगी। बर्फहीन पहाड़ियों में हरी भरी घाटियां और गुहारी गुफाएं जहां इनकी बाल क्रीड़ा होती हैं। अब जब वो निकलती हैं हिमालय से तो वो जो है पहाड़ी इलाकों में जाती है, तो वहाँ पे जो है छोटी बच्ची जिस तरह खेलती हुई बाल खेलियां करती हुई जाती है ना, उसी तरह से वो लगती है उनको, लेखक को। गुफाएं में जाती हैं जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा शुरू हो जाती है, को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। आगे जाकर जब ये मैदानी भाग में जंगलों में पहुंचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। बूढ़े हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहते होंगे, लेकिन यदि हम उनकी बड़ी बड़ी चेष्टाएं चोटियों से ये पूछें तो सिवाय मौन के और वो कुछ नहीं उत्तर मिलेगा।
सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच जो रावी नदी है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनोम, चलेमी, चमेल, झेलम, काबुल, कापिश, गंगा, यमुना, सूर्यकांत, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब देखो जो सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है, ये जो दो नाम है, इनसे ही जो है ये सारी नदियां जो है छोटी बड़ी बेटियां हैं ये हिमालय की, तो ये सब इन सब का नाम आता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। अब देखो बेटा, इसमें क्या बताते हैं लेखक, बताते हैं कि जब जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो स्वयं में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उनके पिघले हुए जो हिमालय है, हिमालय से दिखता है ना, पिघले हिमालय के वहां से जो धाराएं निकलती हैं, वो जो है एक एक बूंद करके जो हिमालय पिघलता है, तो हिमालय के पिघले हुए दिल को बता रहे हैं कि वहां से जो निकलता है और जब वो महानदी में मिलके समुद्र में मिलके प्रभावित हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा किसके लिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, झेलम ये सारी जो नदियां हैं एक एक जो है बूंद करके पर्वत हिमालय में जो जाके मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। मैदान में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई ये अनुमान लगा सके कि ये हृदय हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर रहती हैं, यह कैसे खेला करती हैं। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में नंगा धड़ंगा खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुंदर को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करता। कालिदास तो ये बता रहे हैं। अब देखो, कालिदास जी जो हैं वो अपने मेघदूत में, उनकी जो मेघदूत है कहानी बुक किताब, नदियों को प्रवासी के रूप में चरित्र किया उन्होंने। उनकी जो मेघदूत है उन्होंने उसमें जो है नदियों को प्रवासी के रूप में दर्शाया है। जो लेखक है वो पहले नदियों को जो है कई रूपों में देखा जाता है। पहले वाले में हमने जब पहला पैराग्राफ पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि नदियों को माँ के समान माना गया था। दूसरे पैराग्राफ जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि हिमालय जो है वो जो नदियों को अपनी बेटी के समान मानता है। अब हम पढ़ेंगे कि कालिदास जी हैं वो जो है नदियों को किसके रूप में देखते हैं। तो जो कालिदास जी हैं वो नदियों को प्रेयसी के रूप में देखते हैं। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप को देखकर कोई भी इस नतीजे पर पहुंचेगा कि काका कलेंकर ने नदियों को लोक माता कहा है, परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को बेटी मानते हैं, उसके बाद इन्हें प्रियासी मां का रूप देते हैं। इतना ही नहीं, ममता का जब भी सतलज के किनारे जाकर बैठता था तो शीघ्र ही उनका मन तरोताजा हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किल चुटकी बजाते सुलझा देती है, वही बैठा बैठा लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता लिख देते हैं। जो देखो इस तरह से ये कविता लिख दिया है उन्होंने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुझे मन हट कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्राकृतिक नटी के चित्रपट पर अनुमान अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये किसने लिखा है बेटा? नागार्जुन जी ने लिखा है। जो लेखक है हमारे, उनका नाम नागार्जुन है। उन्होंने ये कविता बनाई है सतलुज पे। वो अपनी बहन के समान उनको मानते हैं, तो उन्होंने जो है अपनी बहन के लिए कविता बनाई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न है जो अभ्यास से कि नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। देखो हमने पढ़ा था ना कि जो नदियां हैं उसको हम लोग जो है माँ के समान मानते हैं, लेकिन जो लेखक है नागार्जुन वो उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो उनको माँ के रूप में देखते हैं, प्रेयसी के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं, बेटी।
नदियों को माँ रूप तो माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन को बेटी, प्रयासी बहन के रूप में देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं पाई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता प्रमुख बड़ी नदियां हैं। इन नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल से एक एक बूंद इकट्ठा कर कर नदियां बनती हैं। ये नदियां बहुत सुंदर और लुभावनी लगती हैं। काका कंकेश्वर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? जल ही जीवन है। यदि नदियां हमें जल प्रदान करती है, जीवन दाता देती है। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणकारी एवं माता के समान पवित्र होती है। इन नदियों के किनारे ही लोग अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये नदियां गांव और शहरों की गंदगी भी आपके अपने साथ बहा कर ले जाती है। इनका जल भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में विशेष रूप से भूमिका निभाती है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन संसाधन आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कंकेश्वर ने उन्हें लोक माता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वत, बर्फीली पहाड़ी, हरी भरी घाटियां तथा महासागरों की प्रशंसा की है।